हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य के 5वें पार्ट की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस अत्यंत उपयोगी तथ्य का चौथा पार्ट देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने साइंस के वैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करा था जो आपके एग्ज़ाम में लगातार आपसे क्वेश्चन बन करके पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग साइंस के वैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते रहते हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो पहला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर प्लायन वेग कितना है। जी हाँ, ये चीज़ आपके कई एग्जाम में पूछा गया है कि किसी भी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग कितना होता है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी वस्तु का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आपसे जब भी कोई ये पूछे कि पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु का एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, प्लायन वेग को हम लोग इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मेरे मित्र, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रमा की सतह से किसी वस्तु का प्लायन वेग कितना होगा, तब आप सभी क्या जवाब देंगे? तो चाहें तो लिख लेंगे कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का जो प्लायन वेग होता है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा की सतह पर कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड और पृथ्वी की सतह पर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये प्लायन वेग क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो आप कहते हैं सर वो वस्तु फिर से नीचे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? तो आप सभी कहते हैं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चलते नीचे आ जाएगा। अगर आप किसी वस्तु को एक ऐसे वेग से ऊपर फेंके कि वो फिर से पृथ्वी की सतह पर रिटर्न नहीं आए, तो ध्यान में रखिएगा उसी वेग को आप क्या कहेंगे? प्लायन वेग कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। जी हाँ, प्लायन वेग से अगर आप किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर रिटर्न पृथ्वी पे नहीं आता है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि जब आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, जिसके चलते वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कोई प्रभाव नहीं होता और वस्तु आपका कहाँ चला जाता है? तो सर स्पेस में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि प्लायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है या प्लायन वेग को हम लोग किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा कि प्लायन वेग को हम लोग VE से रिप्रेजेंट करते हैं, V फॉर वेलोसिटी और E फॉर एस्केप। तो हम लोग प्लायन वेग को इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि V इक्वल टू क्या होता है? तो सर √2GRE होता है। प्लायन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो √2GRE। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो G है ये गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है और जो ये RE है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ अर्थ बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है। जी हाँ, ये चीज़ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बाघ को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइगर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? टाइगर कहते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथेरा टिग्रिस। तो आप सभी क्या कहेंगे? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? आप कहेंगे पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। आप चाहें तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, PANTHERATIGRIS। आप इस नाम को ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ध्यान में एक बात और रखिएगा कि बाघ जो है इसको हम लोग भारत का राष्ट्रीय पशु बोलते हैं। तो आपके स्टैटिक जीके के रूप में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? बाघ। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फूल खिलाने वाला हार्मोन है। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो रोज आपका खिलता है या फिर जो गेंदा का फूल होता है वो पूरी तरह से खिल जाता है, ब्लूम कर जाता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन मददगार होता है? मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे, फूल खिलाने वाले हार्मोन को हम लोग फ्लोरोजिन्स बोलते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं?
सर फ्लोरोजेंस बोलते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से फ्लावरिंग हार्मोन कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, फ्लोरोजेंस जो है वो मेरा क्या है, तो सर फ्लावरिंग हार्मोन है। फ्लोरोजेंस क्या है सर, तो फ्लावरिंग हार्मोन है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि प्लांट हार्मोन और फ्लावरिंग हार्मोन दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। प्लांट हार्मोन के अंतर्गत कौन आता है, तो सर जिब्रेलिन आ जाता है, ऑक्सिन आ जाता है, साइटोकिनिन आ जाता है, ABA जिसको हम लोग एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, इथिलीन आ जाता है। ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन है। और प्लांट हार्मोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फाइटो हार्मोन बोलते हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि फ्लावरिंग हार्मोन कौन सा है, तब आप क्या जवाब देंगे, तो सर फ्लोरोजेंस। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हैं, बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। मेरे मित्र आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुका हुआ रहता है तो उसके बीच में एक से ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इमेज बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि दो समतल दर्पण जिस एंगल पे झुका हुआ है उसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्यान में रखिएगा समतल दर्पण जब एक दूसरे के साथ किसी कोण पर झुके रहते हैं उसके बीच में जो टोटल प्रतिबिंब बनता है उसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। यहाँ पे थीटा क्या है सर, कोण है जिस पे आपका दो समतल दर्पण झुका हुआ रहता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, यानी कि यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अब आपको बताना है कि इसमें टोटल कितना इमेज बनेगा, तो आप सभी कहेंगे सर 360 बटा 90 अब माइनस 1 हो जाएगा, 9 चौका क्या हो जाएगा 360, और 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ रहेगा तो उसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, आप सभी कहेंगे सर 3 प्रतिबिंब बनेगा। और आप इस फार्मूला को हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब दो समतल दर्पण किसी भी एंगल पर झुका हुआ हो उसके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि त्वरित चालक डैश के बनाए जाते हैं। जी हाँ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, त्वरित चालक को हम लोग इंग्लिश में लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि लाइटनिंग कंडक्टर डैश के बने होते हैं, किससे बने होते हैं। आप सभी देखे होंगे बड़े बड़े इमारतों में या ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती है उसके छत के ऊपर में एक रॉड लगा हुआ रहता है, और वो रॉड किससे कनेक्ट रहता है, तो सर अर्थ से कनेक्ट रहता है। हम लोग इसी को लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। आप कहेंगे इसका यूज़ क्या होता है, तो भाई मेरे बरसात के समय में जब ऊपर से बिजली गिरती है तो आप सभी को मालूम है कि उसमें बहुत ज़्यादा आवेश रहता है। अगर वो डायरेक्टली आपके घर के ऊपर में गिर जाएगा तो क्या होगा सर, पूरे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसी बर्बादी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के ऊपर में तांबा से बना हुआ एक रॉड लगा देते हैं, ताकि जब बिजली गिरे तो वो रॉड उसको आकर्षित कर ले और उसमें जितना भी आवेश है वो सीधे कहाँ चला है, पृथ्वी में चला है, और हमारे घर में जितना भी अप्लायंसेज है वो बचा हुआ रह जाए। तो ध्यान में रखिएगा कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है ये किससे बना होता है, तो सर कॉपर से बना होता है, यानी कि तांबा से बना होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि त्वरित चालक डैश के बनाए जाते हैं, आप कहेंगे तांबा के बनाए जाते हैं। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि त्वरित चालक का खोज किसने करा, या सर्वप्रथम त्वरित चालक को किसने बनाया। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि त्वरित चालक का खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने करा। त्वरित चालक का खोज किसने करा सर, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने करा। और ध्यान में आपको ये भी रखना है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि जो आवेश होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे, आप कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक की खोज किसने करा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जो भी पॉइंट थे आप उसको समझ पाए होंगे। आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आइए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो अगला फैक्ट है, पॉइंट नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्युत रूप से परमाणु होते हैं। जी हाँ, ये चीज़ आपके कई एग्जाम में भी पूछा गया है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होते हैं। आप सभी याद रखेंगे
कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विद्युत रूप से परमाणु होते हैं, आप सभी क्या कहेंगे? सर विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं सर? न्यूट्रल होते हैं। आप सभी कहेंगे सर ऐसे कैसे मान लेंगे कि परमाणु न्यूट्रल होता है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जितने भी परमाणु हैं आपके पास, या जिस किसी भी तत्व के एटम की आप बात करते हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे, कोई भी परमाणु हो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा सर? बराबर होगा। और आप सबों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश रहता है, जबकि प्रोटॉन पे क्या रहता है? धन आवेश रहता है। और दोनों की संख्या बराबर है, तो जितना इस पे ऋण आवेश होगा उतना ही धन आवेश होगा। दोनों कट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि परमाणु क्या होता है? विद्युत रूप से उदासीन होता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या फिर गेन करता है, तब ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि जब आपका एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को हटाएगा, तब ये क्या होगा सर? तब ये धन आवेशित हो जाएगा, यानी कि तब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा सर? ग्रहण करेगा, यानी कि गेन करेगा, तब ये क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखेंगे, तब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऋण आवेशित हो जाएगा। तो आप इस कंसेप्ट को भी ध्यान में रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? और ये चीज़ आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है कि वह गुण जिसके कारण एक तत्व कई रूप में पाया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? मेरे मित्र, आप सभी याद रखेंगे कि तत्व का वैसा गुण जिसके चलते वो कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है, या इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। तो आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी कहते हैं कि सर हीरा, ग्रेफाइट और बकी मिस्टर फुलेरीन कार्बन के क्या हैं? अलग अलग रूप हैं, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर ये कार्बन के अपरूप हैं। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कौन कौन सा? तो आप कहेंगे हीरा, ग्रेफाइट और बकी मिस्टर फुलेरीन, जिसको आप बकी बॉल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपरूप में कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं? आप सभी कहेंगे बकी मिस्टर फुलेरीन में कार्बन के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं। आप सबों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर कितने परमाणु होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जो कार्बन का अपरूप बकी बॉल होता है, जिसको आप बकी मिस्टर फुलेरीन कहते हैं, उसमें कार्बन के 60 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं सर? 60 परमाणु होते हैं। तो आप इसका भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। जी हाँ, ध्यान में रखिएगा कि ये जो ओजोन है सर, ये क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे कि ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। ओजोन ऑक्सीजन का अपरूप है। आपके एग्जाम में कई बार ये चीज़ भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का अपरूप है, तो आप क्या कहेंगे? सर ओजोन। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, O3 ओजोन का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ओजोन का अनुभार कितना होता है। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो सर 16 ग्राम। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो आप कहेंगे सर 3 परमाणु हैं। तो एक ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होता है? 16 ग्राम। यहाँ पे 3 है, तो 16 तिया 48, यानी कि ओजोन का अनुभार कितना हो जाएगा? तो सर 48 ग्राम हो जाएगा। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी इसको कंठाग्र कर लेंगे कि मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सर आर्केनोलॉजी कहलाता है। आप इस चीज़ को कंठाग्र कर लेंगे, और कई एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। आपका जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? जी हाँ, ये चीज़ आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया?
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक है, यूरिया ऐसा पहला कार्बनिक यौगिक है जिसको अमोनियम साइनाइड से बोहलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में तैयार किया था। आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यूरिया आपका पहला ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको प्रयोगशाला में तैयार किया गया। सर इसको किसने तैयार किया? तो बोहलर नामक वैज्ञानिक ने तैयार किया। किससे तैयार किया? तो अमोनियम साइनाइड से किया। आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर यूरिया का रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4N2O होता है। ध्यान में रखिएगा। आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है या यूरिया में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज अवेलेबल होती है, यानी कि यूरिया में नाइट्रोजन 47% रहता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम यूरिया को किस चीज़ से संश्लेषित किया गया, यानी कि प्रयोगशाला से पहले यूरिया को किससे संश्लेषित किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे प्रयोगशाला से पहले यूरिया को यूरिन से संश्लेषित किया गया था। किससे संश्लेषित किया गया था? तो सर यूरिन से, जिसका हिंदी क्या होता है सर? मूत्र। जी हाँ, आप सभी आश्चर्य मत होना। सबसे पहले यूरिया को किससे निकाला गया? तो मूत्र से निकाला गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी पॉइंट थे उन सबको आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इन सारे पॉइंट में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसका जवाब बखूबी दे पाएंगे। और हाँ, उम्मीद ये भी करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाएँ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।